हेलो फ्रेंड्स, दिस इज किशन। एम्बिशन पाठशाला में आपका स्वागत है। तो आज हम 12th क्लास की बुक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के 3rd चैप्टर फीचर्स, प्रॉब्लम एंड पॉलिसी ऑफ एग्रीकल्चर के फर्स्ट पार्ट की स्टडी करेंगे। गाइस, ये चैप्टर इस बुक का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर हम एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग डिटेल स्टडी करेंगे कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिपेंडेंस से पहले कैसा था, इंडिपेंडेंस के टाइम पर हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था, और आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई जिसकी वजह से हमारा इंडिया फूड ग्रेन के मामले में सेल्फ सफिशिएंट बन पाया। और हम लास्ट में ये भी डिस्कशन करेंगे कि हमारा इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो इतना बैकवर्ड क्यों है एज कम्पेयर डेवलप्ड कंट्रीज के एग्रीकल्चर सेक्टर से। इसके पीछे एक रीजन है फ्रेंड्स कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर सेक्टर की, वो जो वर्ल्ड की डेवलप्ड कंट्रीज है उनके एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्टिविटी से बहुत कम है, इसलिए हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बैकवर्ड है। तो फ्रेंड्स, चैप्टर को समझने के लिए हमने इसे 5 मेजर पॉइंट्स में डिवाइड करा है। तो आज हम फर्स्ट पॉइंट की स्टडी करेंगे, इंपोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन दी इंडियन इकोनॉमी। तो फ्रेंड्स, हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इंडियन इकोनॉमी के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो आज हम इस टॉपिक की स्टडी करेंगे। लेट्स बिगिन। फ्रेंड्स, इंपोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी को समझने के लिए मैंने इसे 9 पॉइंट्स में डिवाइड करा है। इन 9 पॉइंट्स के अलावा भी कोई और पॉइंट्स हो सकते हैं जो इंडियन एग्रीकल्चर की इंपोर्टेंस को दर्शाते होंगे। बट फ्रेंड्स, अगर आपको इन 9 पॉइंट्स के अलावा कोई अगर और पॉइंट मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। तो फ्रेंड्स, हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो जीडीपी में बहुत हाई लेवल पे कंट्रीब्यूट करता है, चाहे वो इंडिपेंडेंस के टाइम की बात हो या अब की बात हो। तो फ्रेंड्स, इंडिपेंडेंस के टाइम पर जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था वो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता था, बिकॉज हमारे जो सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर थे वो अपनी इन्फेंट एज में थे। बट आज के टाइम में हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड जीडीपी वो थोड़ा कम है। तो फ्रेंड्स, पॉइंट की स्टडी करते हैं। एग्रीकल्चर मेक्स अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी इन इंडिया। जैसे मैंने बताया, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है हमारी जीडीपी के अंदर बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट, कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर टू जीडीपी सिंस 1950 टू 51 अराउंड 51%। तो इंडिपेंडेंस के टाइम पर मतलब 1950 और 51 के टाइम पे हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो 51% कंट्रीब्यूट करता था। सेकंड पॉइंट, कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर टू जीडीपी सिंस 2016 एंड 17। तो फ्रेंड्स, अभी का लेटेस्ट डाटा नहीं है, बट 2016 एंड 17 के अंदर हमारा जो एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन था टुवर्ड जीडीपी वो अराउंड 17.54% था। तो फ्रेंड्स, आप समझ सकते हो इंडिपेंडेंस के टाइम पर एग्रीकल्चर सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन था वो ज्यादा था और समय के साथ साथ इसके कंट्रीब्यूशन कम होता गया। तो थर्ड पॉइंट से क्लियर हो जाएगा, इट हैज टू डिक्लाइन ओवर फ्रॉम एज ए हाई एज 51% इन 1950 एंड 51। तो 1950 और 51 के अंदर जो एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन था वो 51% था, जो कि अब ओनली 17.4% रह गया है 2016 एंड 17 के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स, अब बात समझने की है कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड जीडीपी घटता क्यों जा रहा है। इसके पीछे रीजन है फ्रेंड्स कि जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है और टर्शियरी सेक्टर है इसका कंट्रीब्यूशन एज कंपेयर जीडीपी के अंदर सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ा है, इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी के अंदर थोड़ा कम हो गया है। तो ये बात 4th पॉइंट से क्लियर हो जाएगी। However, the decline in percentage contribution of agriculture to GDP not indicate decline in importance of agriculture in the economy. तो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये नहीं है कि एग्रीकल्चर सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी के प्रति वो कम हो गया है, तो इससे एग्रीकल्चर सेक्टर की इंपोर्टेंस इंडियन इकोनॉमी के लिए कम हो जाएगी। नहीं फ्रेंड्स, हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो जितनी इंपोर्टेंस इंडिपेंडेंस के टाइम पे रखता था उतनी इंपोर्टेंस आज भी रखता है, क्योंकि फ्रेंड्स हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो आज भी हमारी 100% वर्किंग पॉपुलेशन में से 50% वर्किंग पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट देता है। और दूसरी बात, हमारी इंडियन पॉपुलेशन को जो फूड ग्रेन है उसके लिए फूड प्रोवाइड करता है। मतलब हमारा इंडियन एग्रीकल्चर आज इतना सेल्फ सफिशिएंट है कि वो डोमेस्टिक डिमांड्स को तो पूरी करता ही है, साथ में जो एक्सेस सरप्लस स्टॉक होता है उसे हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो 5th पॉइंट देखिए फ्रेंड्स, इट्स ओनली इंडिकेट द रिलेटिवली फास्टर ग्रोथ ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया था कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसका कंट्रीब्यूशन टुवर्ड जीडीपी घट रहा है, तो इसका सीधा सिंपल रीजन ये है कि हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर है वो ज्यादा फास्ट ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है, इसलिए हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है थोड़ा परसेंटेज कम हुआ है। बाकी प्रोडक्शन में, प्रोडक्टिविटी में पहले के कंपैरिजन से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। सेकंड पॉइंट देखिए फ्रेंड्स, जो कि बहुत अच्छे से समझना है आपको, सप्लाई
ऑफ वेज गुड्स। तो फ्रेंड्स वेज गुड्स होते क्या? वेज गुड्स जो होते हैं आर द नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, हमारी लाइफ के लिए बहुत जरूरी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हीट, राइस, पल्सेज, मेज, बाजरा, ऑयल सीड एक्सेट्रा। तो फ्रेंड्स ये वो अनाज है, मतलब भोजन है या फूड है जो हमारी जीवन निर्वाह के लिए, लाइफ के लिए बहुत मैंडेटरी है, सब्सिस्टेंसी के लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज इनके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है वो अराउंड 137 करोड़ पीपल्स के लिए फूड अवेलेबल करता है, मतलब इसके लिए प्रोडक्शन करता है, और करीब करीब 54 करोड़ एनिमल्स के लिए चारा, जिसको मतलब एनिमल्स खाते हैं। तो फ्रेंड्स आप समझ सकते हो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट करता है वेज गुड्स के मामले में। हमारे इंडिया की पूरी नीड्स पूरी करता है एग्रीकल्चर सेक्टर। तो सेकंड पॉइंट आपको समझ में आया होगा। थर्ड पॉइंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो फ्रेंड्स हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। इंडिपेंडेंस के टाइम पर हमारी जो वर्किंग पॉपुलेशन थी उसका 72 से भी ज्यादा परसेंट वर्किंग पॉपुलेशन जो थी वो इंगेज रहती थी एग्रीकल्चर सेक्टर से। बट आज भी फ्रेंड्स 50% या नियर अबाउट 50% जो वर्किंग पॉपुलेशन हमारी इंडियन इकोनॉमी की वो इंगेज है एग्रीकल्चर सेक्टर से। तो फ्रेंड्स आप समझ सकते हो एग्रीकल्चर सेक्टर कितना इंपोर्टेंस है रखता है हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए। तो पॉइंट को पढ़ते हैं। इन दी इंडियन एग्रीकल्चर इज अ सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो सिग्निफिकेंट सोर्स है एम्प्लॉयमेंट का। फर्स्ट पॉइंट, ओवर 50% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इन इंडिया इज एंगेज इन एग्रीकल्चर सेक्टर। 50% के करीब या इससे थोड़ी ज्यादा, इससे कम जो पॉपुलेशन है वो आज भी एग्रीकल्चर सेक्टर से एंगेज है। मतलब हमारा सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर जितना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं करता जितना एग्रीकल्चर से क्रिएट होता है। सेकंड पॉइंट, इंप्लाइंग दैट एग्रीकल्चर इज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है वो हमारे इंडियन पीपल के लिए आज भी जीवन निर्वाह का एक साधन है, मतलब सब्सिस्टेंस ऑफ इंडियन पीपल है। फोर्थ पॉइंट, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। फ्रेंड्स जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर को, सेकेंडरी सेक्टर को रॉ मटेरियल सप्लाई करता है। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ होती है तो फ्रेंड्स इंडस्ट्रियल सेक्टर की भी ग्रोथ होगी। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ नहीं होगी तो इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ भी नहीं होगी, बिकॉज आपका जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो पूरी तरीके से डिपेंड करता है एग्रीकल्चर सेक्टर पे। तो फ्रेंड्स फोर्थ चैप्टर को अच्छे से समझते हैं। एग्रीकल्चर सप्लाईज इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। तो हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो सप्लाई करता है इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, मतलब इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल सप्लाई करता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल्स है यहाँ पर, आप इसे समझिएगा। कॉटन फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको कॉटन, सिल्क ये प्रोवाइड करता है एग्रीकल्चर सेक्टर। सीड्स फॉर ऑयल इंडस्ट्री, जो ऑयल इंडस्ट्री होती है उन्हें सीड्स प्रोवाइड करता है। शुगर केन फॉर शुगर मिल्स। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो जितनी फैक्ट्रियां होती है, जितनी भी इंडस्ट्रीज होती है, इन सबको रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, और ये सारी रिक्वायरमेंट्स कौन पूरी करता है? एग्रीकल्चर सेक्टर पूरी करता है। तो फ्रेंड्स एज ए सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर सेक्टर इज अ प्रिंसिपल सिग्निफिकेंस फॉर द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन द इकोनॉमी। तो फ्रेंड्स अर्थव्यवस्था के अंदर अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रोथ करेगा तो उसके पीछे एक एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ रेट कम होती है या प्रोडक्शन कम होता है तो इसका इफेक्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर पे भी पड़ेगा। तो फ्रेंड्स मैं समझता हूँ आपको ये फोर्थ पॉइंट समझ में आया होगा। फिफ्थ पॉइंट, सोर्स ऑफ डिमांड फॉर द इंडस्ट्रियल गुड्स। तो जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है वो इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड का एक सोर्स है। कैसे फ्रेंड्स? जो जैसे कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो थ्रेशर, ट्रैक्टर एंड हार्वेस्टर, जो भी हैवी मशीनें यूज होती है वो सारी इंडस्ट्रियल सेक्टर के द्वारा बनाई होती है। और इंडस्ट्रियल सेक्टर जो ये गुड्स बनाता है उनकी डिमांड को किसके द्वारा की जाएगी? एग्रीकल्चर सेक्टर के द्वारा। तो फ्रेंड्स हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो औद्योगिक वस्तुओं की मांग का एक साधन है। तो पढ़ते हैं इसको। एग्रीकल्चर सेक्टर इज एन इंपोर्टेंट सोर्स ऑफ डिमांड फॉर द इंडस्ट्रियल गुड्स। तो इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड कौन करता है? एग्रीकल्चर सेक्टर। बट कैपिटल गुड्स की डिमांड करता है ओनली, जैसे मशीनें, ट्रैक्टर, थ्रेशर। फॉर एग्जांपल कैपिटल गुड्स जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर एंड थ्रेशर। तो गाइस आपको ये फिफ्थ पॉइंट समझ में आया होगा। सिक्स्थ पॉइंट, कंट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल ट्रेड। तो फ्रेंड्स हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो इंटरनेशनल ट्रेड में भी बहुत अहम योगदान करता है। बिकॉज फ्रेंड्स हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर इतना फूड ग्रेन का प्रोडक्शन होता है कि जिससे हमारी डोमेस्टिक नीड्स तो पूरी हो ही जाती है, साथ में हम सरप्लस स्टॉक को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करते हैं। और फ्रेंड्स हमें पता है जब हम कोई भी चीज का एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें उससे फॉरेन एक्सचेंज रिसीव होता है, और जो फॉरेन एक्सचेंज रिसीव होता है उससे हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर सकते हैं,
डिफेंस गुड्स इंपोर्ट कर सकते हैं, बिकॉज डिफेंस जो गुड्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, वो हमारे देश के अंदर प्रोड्यूस नहीं होते हैं। एंड प्लस में हमारा जो हमें जो क्रूड ऑयल परचेज करना पड़ता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, उसकी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो सकती है एग्रीकल्चर गुड्स के द्वारा। तो हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत हाई लेवल पे कंट्रीब्यूट करता है। फ्रेंड्स, पॉइंट को समझते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर मेक्स अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू इंडियाज इंटरनेशनल ट्रेड। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट पॉइंट, इंडिया एक्सपोर्ट टी, जूट, कैश्यू नट्स, तंबाकू, कॉफी एंड स्पाइसेस। तो फ्रेंड्स, ये कुछ आइटम्स हैं जिनका इंडिया बहुत हाई लेवल पे एक्सपोर्ट करता है। इनके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड करती हैं, जो एक्सपोर्ट की जाती है इंडिया से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर। तो फ्रेंड्स, आप समझ सकते हो इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके अंदर जो गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं उन्हें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में बेचा जाता है। इससे हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर इंटरनेशनल ट्रेड में कंट्रीब्यूट करता है। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया था, एक्सपोर्ट आर द सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज which India's need for import of defense goods as well as crude oil। तो फ्रेंड्स, मैंने जैसे बताया था कि हमारा जो इंडिया है वो डिफेंस गुड्स इंपोर्ट करता है, प्लस में क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। तो इसकी रिक्वायरमेंट कहाँ से पूरी होती है? जो एग्रीकल्चर गुड्स हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को एक्सपोर्ट करते हैं, उससे जो फॉरेन एक्सचेंज रिसीव होता है उससे हम डिफेंस गुड्स और क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर सकते हैं। 7 पॉइंट, कंट्रीब्यूशन टू डोमेस्टिक ट्रेड। तो फ्रेंड्स, जिस तरीके से हमारा इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड में कंट्रीब्यूट करता है, उसी तरीके से हमारा इंडिया डोमेस्टिक ट्रेड के अंदर भी बहुत ज्यादा हाई लेवल पे कंट्रीब्यूट करता है। बिकॉज फ्रेंड्स, हमारे देश की इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, इतने ज्यादा लोग हैं, इतने ज्यादा जानवर है, इन सबों की जो फूड ग्रेन की रिक्वायरमेंट है ये कहाँ से पूरी होती है? एग्रीकल्चर सेक्टर से पूरी होती है। तो पॉइंट को समझते हैं। एग्रीकल्चर ऑल्सो प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द कंट्री ऑफ डोमेस्टिक ट्रेड। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट पॉइंट है, फॉर एग्जाम्पल, ह्यूज एक्सपेंडिचर इन इंडिया इज इनकर्ड ऑन द परचेज ऑफ फार्म प्रोडक्ट्स नियर बाय मोर देन बिलियन ऑफ द पीपल इन द कंट्री। तो फ्रेंड्स, हमारे इंडिया की जो पॉपुलेशन है इतनी ज्यादा है, तो हमारे इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर फार्म गुड्स के ऊपर भी बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर होता है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो किसके अंदर कंट्रीब्यूट करता है? डोमेस्टिक ट्रेड के अंदर भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। 8 पॉइंट, सपोर्ट टू दी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। तो फ्रेंड्स, हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को भी बहुत हाई लेवल पे सपोर्ट करता है, चाहे वो रेलवे हो चाहे रोडवे हो। और फ्रेंड्स, जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है वो मतलब ऐसा है कि जो फूड ग्रेन का जो प्रोडक्शन होता है वो ज्यादातर विलेजेस के अंदर होता है। बट फ्रेंड्स, उसकी रिक्वायरमेंट जो सिटी होती है, अर्बन एरिया होता है, उनके अंदर भी होती है। तो फ्रेंड्स, विलेजेस से अर्बन एरिया के अंदर फूड ग्रेन की सप्लाई करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की। तो फ्रेंड्स, जैसे जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ होती है तो उसी तरीके से ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की भी ग्रोथ होती है। तो इन दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है। तो फ्रेंड्स, टॉपिक को समझते हैं। एग्रीकल्चर इन इंडिया ऑफर अ क्रूशियल सपोर्ट टू द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। तो जैसे मैंने बताया था, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बहुत हाई लेवल पे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को हेल्प करता है, सपोर्ट करता है। फर्स्ट पॉइंट, बोथ रेलवे एंड रोडवे आर बल्क कैरीज ऑफ फार्म प्रोडक्ट इन इंडिया। तो फ्रेंड्स, हमारा जो इंडिया है उसके अंदर जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है, चाहे वो रोडवे हो या रेलवे हो, ये दोनों की दोनों इंडस्ट्रीज जो फार्म प्रोडक्ट्स हैं, फार्म प्रोडक्ट है, उन सबों को कैरी करने का काम करता है। मींस एक स्टेट से दूसरे स्टेट या एक सिटी से दूसरी सिटी पे ट्रांसपोर्टेशन का काम ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री करती है। सेकंड पॉइंट, इंप्लाइंग दैट एग्रीकल्चर इज अ सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ डिमांड फॉर द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। 9 पॉइंट, वेल्थ ऑफ द नेशन। तो फ्रेंड्स, हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके अंदर जो भी रिसोर्सेस होते हैं, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर ने जो जो रिसोर्सेस ऑक्यूपाइड किए होते हैं वो सारे के सारे ही वेल्थ ऑफ नेशन होते हैं। जैसे लैंड हो गया, और फ्रेंड्स जो भी पॉलिसीज होती है जिनके अंदर सरकार का बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है, चाहे इरिगेशन फैसिलिटीज हो, तो इसके अंदर जो भी रिसोर्सेज आते हैं वो सारे इंडियन इकोनॉमी की वेल्थ होते हैं। तो फ्रेंड, पॉइंट को समझते हैं। अ सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ कंट्रीज वेल्थ बिलोंग्स टू द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर से जो भी रिसोर्सेज जुड़े होते हैं वो सारे के सारे इंडियन इकोनॉमी की वेल्थ होते हैं। पॉइंट फर्स्ट, इन टर्म ऑफ फिक्स एसेट्स लैंड ऑक्यूपाइड हाईएस्ट रैंक इन द इंडिया। तो फ्रेंड्स, जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके अंदर सबसे ज्यादा लैंड ऑक्यूपाइड की हुई होती है, क्योंकि जो फार्मर्स होते हैं उनके पास पैसा हो या ना हो और कुछ हो, मतलब संपत्ति हो या ना हो, बट उनके पास लैंड जरूर होती है और उनके लिए वो उसकी वेल्थ होती है, और ये हमारे नेशन की भी वेल्थ होती है। तो फ्रेंड्स, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो भी रिसोर्सेज होते हैं वो इंडियन इकोनॉमी की वेल्थ होते हैं। सेकंड पॉइंट, बिसाइड्स कैपिटल वर्थ करोड़ ऑफ रुपीज स्टे इन्वेस्ट इन द मेजर एंड माइनर प्रोजेक्ट्स। तो फ्रेंड्स, इंडिया के अंदर आज भी चाहे वो मेजर हो या माइनर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे इरिगेशन हो गया, इसके अंदर आज भी बहुत
ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट की जाती है। तो आप समझ सकते हो कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके अंदर जो भी रिसोर्सेज एग्रीकल्चर सेक्टर ने ऑक्यूपाइड किए होते हैं वो सारे के सारे इंडियन वेल्थ होते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे चैनल की वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग।